हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 44 एमसीक्यू चल रहा है, जिसमें आज हम 7th पार्ट से शुरू करेंगे। क्वेश्चन में दिया है हायर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विथ। तो स्टूडेंट्स, हायर डिविडेंड पर शेयर का मतलब है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं पर शेयर के हिसाब से, मतलब प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा हम बांटना चाहते हैं। और ये कब कब होता है स्टूडेंट्स? देखिए, ये तभी होता है जब कंपनी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो लिबरल रखती है, मतलब डिविडेंड ज़्यादा बांटने की सोचती है। उसके अलावा कंपनी का जो कैश फ्लो है वो ज़्यादा होता है, तभी ऐसा होता है, क्योंकि कैश फ्लो अगर कम होता है कंपनी का तो वो प्रॉफिट बचा के रखती है, ताकि अगर कोई अर्जेंट में कोई नीड आ जाए, कोई ज़रूरत आ जाए, तो ऐसे में कैश फ्लो, उनकी जो कैश बचा है उसके पास, वो उसकी मदद कर सके। उसके बाद यहाँ पर इतना याद रखना है कि कंपनी अगर हायर डिविडेंड रख रही है तो इसका मतलब है कि उसकी अर्निंग भी स्टेबल रही होगी, क्योंकि अर्निंग हर साल अच्छी हो रही होगी, तभी उन्होंने हायर डिविडेंड डिक्लेयर करने की सोची है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, और ये कुछ नए पॉइंट्स नहीं हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो डिविडेंड था वो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग पढ़ते हैं डिविडेंड डिसीजन में। तो बस उसी के ऊपर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस बड़े बड़े हैं तो इनको बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, हाई अर्निंग्स। तो जाहिर सी बात है, देखिए हाई अर्निंग्स तो हुई होंगी तभी तो हायर डिविडेंड है। हाई कैश फ्लो भी ज़्यादा रहा होगा तभी वो डिविडेंड ज़्यादा देने के लिए तैयार है। अनयूजुअल अर्निंग्स। स्टूडेंट्स देखिए, अनयूजुअल अर्निंग्स जो है वो वर्ड जो है वो नेगेटिव सेंस में यहाँ पे यूज़ हो रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अर्निंग्स, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अनयूजुअल अर्निंग्स में जो डिविडेंड है वो ज़्यादा कंपनी नहीं देती है। ऐसा क्यों? मान लेते हैं स्टूडेंट, देखिए कोविड का समय आया था तो उस समय सैनिटाइज़र, मास्क या ऐसी सेफ्टी प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड आ गई थी। तो इसको बोला जाता है अनयूजुअल अर्निंग्स। अचानक से होता है और ये कोई प्लान्ड नहीं होता। किसी कंपनी को नहीं पता था कि हमारा सामान इतना बिकेगा, और किसी और कंपनी को ये भी नहीं पता था कि हमारा सामान नहीं बिकेगा। तो इनको अनयूजुअल अर्निंग्स या अनयूजुअल लॉसेस बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कंपनी मायने नहीं रखती है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर अगर जब डिविडेंड की बात होती है तो हर साल जो चीज़ें फिक्स तौर पे जा रही हैं, कंपनी उन्हीं पॉइंट्स को नोट करती है, ठीक है। एक साल ज़्यादा प्रॉफिट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो हायर डिविडेंड दे दे, क्योंकि वो अनयूजुअल अर्निंग में आता है, हर साल नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाई अर्निंग्स, हाई कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग्स एंड हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। 3 चीज़ें तो ठीक है, अर्निंग ज़्यादा हुई होंगी, हाई कैश फ्लो भी होगा, स्टेबल अर्निंग में ही जो कोई कंपनी है वो अपना डिविडेंड पॉलिसी ज़्यादा रखती है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स सही है, लेकिन यहाँ देखिए हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब कंपनी अगर ग्रो ही करना चाहती तो वो अपने पास रिटेन्ड अर्निंग रखती, ना कि वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा बाँट रही होती। तो यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये सही नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा ऑप्शन गलत हो जाता है। याद रखिएगा, डिविडेंड वही कंपनी देना पसंद करती है जो अपने आप में फुल ग्रोथ कर चुकी है, जितना उसका एम था उतना ग्रो कर चुकी है, और वो जब जैसे ही पैसे कमाती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पैसा बाँटती है। सी ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हायर अर्निंग भी है, हाई कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग्स एंड लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जब लो होंगी तभी जो प्रॉफिट है वो बचेगा कंपनी के पास और उसको डिविडेंड के तौर पे बाँटा जाएगा। और लास्ट वाला तो गलत है ही स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर लो कैश फ्लो आ गया है, तो कैश फ्लो तो लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कैश फ्लो लो होता है तो ऐसे में कंपनीज बचती हैं डिविडेंड देने से, अपने पास पैसा ज़्यादा रखती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है वो क्या है? तो इसमें देखेंगे एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ फंड्स। तो बिल्कुल ये तो सही है कि भाई एनफ फंड्स मतलब काफ़ी, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनके पास पैसा इकट्ठा हो। दूसरी चीज़, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोसीजर। तो जो भी फंड्स जहाँ से भी लेते हैं, जिस सोर्स से भी फंड्स उठाए जा रहे हैं, तो उनका जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए ताकि कंपनी को उतना ही फ़ायदा हो। तो ये पॉइंट भी ठीक है। इफ़ेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स,
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है, तो फंड्स अगर कंपनी में आ गए हैं तो उनको अच्छे से ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हो। तो तीनों ही ऑप्शन जब सही है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 9 में आपको दिया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो टर्म्ड एज। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक और नाम है और ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको, आपको याद भी हो गया होगा अभी तक। कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि कैपिटल बजटिंग में ज़्यादातर फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात होती है। हालांकि इन्वेस्टमेंट में दोनों आता है, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल, लेकिन क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स के बारे में जब बात होती है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मायने रखती है और वो डिसीजन जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।